ध्यान से देखिए, अभी हम लोग अब बात कर रहे हैं इंटरफेरेंस के लिए चेक करिए, ये S1 S2 दो सोर्स हो गए और यहां से वेव आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में चलते हुए एक ही पॉइंट पर पहुंचा। तो यदि एक इंस्ट्रक्शन देता है A1 अप जाओ और दूसरा वेव इंस्ट्रक्शन देता है A2 अप जाओ, तो ये क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चूंकि हमने S1 S2 को कोहेरेंट माना है, तो इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी, ओमेगा एक जैसा होगा, और कोहेरेंट माना है तो इनके फेज डिफरेंस के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। डेल्टा फाई जो इनिशियल है इन दोनों में अभी ये 0 है, लेकिन जब ये पहुंचे किसी पॉइंट P पर तो दोनों के रास्ते तो अलग अलग थे, और दोनों के रास्ते अलग अलग थे, तो यहां पर पहुंचते पहुंचते फेज डिफरेंस कितना हो गया होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। और यदि ये इवन मल्टीपल हो, डेल्टा फाई जो हो ये इवन मल्टीपल हो ऑफ पाई, तो ये किसका कंडीशन हो जाएगा? फॉर कंस्ट्रक्टिव। और यदि ऑड मल्टीपल हो तो डिस्ट्रक्टिव। तो जो हमने चुने हैं सोर्स वो तो लिया है आपस में एक जैसे फेज का और कोहेरेंट। अब वहां से रेज निकल के गई और कहीं किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज हुई, तो सुपर इम्पोज होते वक्त उनके फेज का डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि रास्ते अलग अलग थे। तो रास्ते अलग अलग थे तो मैंने देखा था ना, एक ही वेव में अलग अलग पॉइंट का फेज अलग अलग होता था। तो यदि फेज डिफरेंस ऐसा है कि वो 2 पाई का हमें इंटीग्रल मल्टीपल दिखे, 2 पाई पाई का इंटीग्रल मल्टीपल दिखे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन इंटीग्रल कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इवन मल्टीपल दिखे पाई का, तो इवन मल्टीपल पे कंस्ट्रक्टिव, ऑड मल्टीपल दिखे मींस 3 पाई 1 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसा हो फेज डिफरेंस, तो हम कह देंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप दूसरा पॉइंट देखिए, या ये इसे और थोड़ा क्लियर कर लीजिए। जैसे यहां पर हमने दो सोर्स लिए हैं जो कोहेरेंट है, आपस में इनिशियल फेज डिफरेंस इनके 0 है। 99.9% केसेस में इनिशियल फेज डिफरेंस 0 होगा। अब मुझे इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 सेंटर से इनका डिस्टेंस दोनों सोर्स का। आपको बताना है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी पे इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। इस एग्जांपल में क्या बताना है आपको? फाइंड नेचर ऑफ इंटरफेरेंस एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी सोन। तो रिकॉल करो, इंटरफेरेंस का मतलब है कि वेव आया एक S1 से और दूसरा आया S2 से, तो दोनों के रास्ते के लंबाई का अंतर क्या दिख गया आपको? तो फॉर पॉइंट ए पाथ डिफरेंस दिख रहा है लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4, ये हो गया 1 लैम्डा बाई 2, ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो हम क्या कहते हैं? हाँ, हेंस इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव। अच्छा मुझे ये बताइए, बी पॉइंट पे आने वाले वेव दिखे क्या आपको? तो बी पॉइंट पे आने वाले में रास्ते की क्या कहानी है, क्या एक जैसी या अलग अलग? तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया? तो फेज डिफरेंस क्या हो गया? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स 0, तो कॉस डेल्टा फाई क्या हो गया?
1, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो क्या हो गया ये, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, सी वाले पॉइंट का क्या कहानी होगा, तो वो लाइक ए, तो सी वाले पे जो डेल्टा एक्स देख रहे होंगे ये हो जाएगा λ/4 प्लस λ/4, यदि 1 λ/2। यदि आप डेल्टा फाई देखना चाहते हैं तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 1 λ/2, ये कितना हो गया, पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई दिख रहा है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस वैसे डायरेक्ट भी कह सकते थे λ/2 और मल्टीपल ऑफ λ/2, पाथ डिफरेंस आया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डी वाले पॉइंट पे क्या कहेंगे, हाँ लाइक डी, एट डी लाइक सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लाइक बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इंटरफेरेंस में मैं पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस के पीछे क्यों पड़ा हूं, ये समझ में आ गया है ना, क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जिस कारण से होता है वो कंडीशन कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और वो दो निकल के आए थे, या तो फेज डिफरेंस मिल जाए पाई का इवन मल्टीपल कंस्ट्रक्टिव के लिए, या पाथ डिफरेंस मिल जाए λ/2 का इवन मल्टीपल, दोनों में से कोई एक मिल गया, या तो फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस, वो हम याद करके बैठ गए। अब ये तो हो गया एक कंडीशन। यहां स्क्रीन कह रहे हैं सर्कुलर, क्या मैं चेंज करूं, आप यदि ऐसा देखें, ध्यान दीजिएगा, S1 S2 ये सेंटर है, इनके डिस्टेंस देखिए 3 λ/4 3 λ/4, आपको बताना है, एक काम करो थोड़ा और बढ़ाओ इसे, 5 λ/4 5 λ/4 कर दो। आपको बताना है फाइंड आउट position on the circular screen where interference is constructive. अब इस सर्कुलर स्क्रीन पे वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां इंटरफेरेंस क्या हो, कंस्ट्रक्टिव हो। तो आप कहोगे कि सर फालतू का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो आप, ले मैं अभी बता के छुट्टी करता हूं, ये पाथ एक जैसा है, डेल्टा एक्स 0 है, कंस्ट्रक्टिव। मैं कहूंगा वाह बड़े समझदार हो। फिर कहोगे कि सर इतना ही नहीं, मैं ये भी बताता हूं आप, यहाँ भी डेल्टा एक्स 0 है, कंस्ट्रक्टिव। और फिर कहोगे कि सर मैं ये भी बता देता हूं यहाँ पर तो डिस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि डेल्टा एक्स हो जा रहा है 5 λ/2, डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ डिस्ट्रक्टिव है तो इस बगल वाले पॉइंट पे उसके अपोजिट यहाँ भी हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। और इतना कह के तुम रुक जाओगे और यहाँ से कहानी शुरू हो रही है कि ढूंढो और कौन से पॉइंट होंगे जहां कंस्ट्रक्टिव होगा। कहानी में ये भी बता दिया गया है कि रेडियस जो है बहुत बड़ा है लैम्डा के कंपैरिजन, रेडियस जो है ना स्क्रीन का वो बहुत बड़ा, मतलब ये हिंट देने की कोशिश कर रहा है कि आप अप्रोक्सीमेशन कहीं यदि लगाने का मन हो तो लगा सकते हो थोड़ा। तो फिलहाल कुछ पॉइंट्स तो हमने ढूंढ लिए, 2 पॉइंट मिल गया कंस्ट्रक्टिव, 2 मिल गया डिस्ट्रक्टिव, लेकिन क्या कंफर्टेबल हो गए, क्या सारे मिल गए कंस्ट्रक्टिव,
अच्छा रैंडम यदि कोई पॉइंट मैं चुनूं तो मान लो, अच्छा कोई एक क्वाड्रेंट ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोजीशन ढूंढ लूं तो सारे क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल ही होगा ना, ये तो कॉन्फिडेंट है ना, कॉन्फिडेंस है ना। तो एक काम करो, मैंने यहां एक ले लिया सेंटर से ये पॉइंट पी, जनरल एक पॉइंट, ये रे नहीं आ रही है, रे अब आते देख रहा हूं S2 से, और यहां दूसरा रे आते देख रहा हूं S1 से। यदि मुझे जनरल एनालिसिस करना है तो एक जनरल पॉइंट तो लेना पड़ेगा पी, और इनके यदि मैं पोजीशन बताऊंगा तो सर्कुलर पाथ पे पोजीशन किस तरह बताते हो, थीटा के फॉर्म में। तो पी का पोजीशन कैसे बताओगे आप, थीटा। तो मैं ये डायग्राम अगले पेज पे फिर बनाने की सोच रहा हूं। यहां तक आ गए हैं आपने, सर्कुलर स्क्रीन देख लिया है। ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एनालिसिस हमने शुरू की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एनालिसिस शुरू की। ये यहां पी पॉइंट लिया, एक रेज ऐसे आते देखा आपने, दूसरा रेज ऐसे आते देखा, ये S1 ये S2, इनके बीच का डिस्टेंस जो है d, ये कितना दिया गया है 5 λ/2, और पोजीशन देखने के लिए हमने इसे कहा थीटा। यदि इसे कहा थीटा, चूंकि r बहुत दूर है, रेडियस बहुत बड़ा है लेमडा के कंपैरिजन में, तो ये भी होगा थीटा और ये भी होगा थीटा। फील करो, और आपको पाथ डिफरेंस चाहिए, ऐसा करो ना, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो परपेंडिकुलर यदि डाल दोगे तो पाथ डिफरेंस तो यही दिखेगा ना, बाकी तो सेम। ये अप्रोक्सीमेशन की कहानी है कि हर एक जगह थीटा मैंने क्यों लिया, क्योंकि वो बहुत दूर था पी पॉइंट, और ये S1 S2 अगल बगल था। तो जो भी रेज जाते देखेंगे वो इस जगह एक ही जैसे एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल वाले डायमीटर से, या एक्स वाले एक्सिस। ये डेल्टा एक्स दिख गया, डेल्टा एक्स लिखोगे कितना, डी कॉस थीटा मैं लिख रहा हूं, चेक करो तो डेल्टा एक्स कितना हो गया 5 λ/2 कॉस थीटा। डेल्टा एक्स पी पॉइंट पे कितना हो गया डी कॉस थीटा 5 λ/2 कॉस थीटा। और हम क्या जानते हैं, फॉर राइट फ्रिंज या फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था कंडीशन अपने पास, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, या डेल्टा एक्स कितना था 2n λ/2, n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे बदल रहे। तो जब ये था हमारे पास, तो एक काम करो, अभी कितना आया है उस डेल्टा एक्स को देखो, 5 λ/2 cos थीटा, और ये किसके बराबर कर दो 2n λ/2। ये 2 और 2 को भगा दिया मैंने, लैम्डा लैम्डा भी भाग गया, तो cos थीटा कितना हो गया 2n/5। एक काम करो, n इक्वल्स टू 0 पे देखो, cos थीटा कितना हो गया 2 into 0/5 दैट इज 0, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। मतलब ये पहला पॉइंट हमें दिख गया, ये फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया, ये तो हमें वैसे ही पता था, 0 वाला बेकार फालतू नहीं सर, काम का। चलो लिख दो, cos थीटा इक्वल्स टू 2 into 1/5, तो ये थीटा हो गया cos इनवर्स 2/5। जस्ट इससे बगल में कहीं आ जाओ, ये सेकेंड पॉइंट मिल गया। इसके लिए जो थीटा देख रहे होंगे, ये थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 2/5।
अगला देखो cos थीटा n इक्वल्स टू 2 के लिए 4/5 थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो सर ये इधर क्यों शिफ्ट होते जा रहे हो आप? थर्ड पॉइंट थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री इसलिए शिफ्ट हो रहा हूं क्योंकि थीटा ये वैल्यू बढ़ता जा रहा है और cos थीटा का वैल्यू बढ़ने का मतलब थीटा का कम होना, एंगल का कम होना 0 से 90 के बीच। अच्छा चलो बढ़ते जाओ, n3 लेके चेक करो, cos थीटा इक्वल्स टू 6/5 नॉट पॉसिबल, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, नॉट पॉसिबल। अब बताओ कितने मिल गए ब्राइट? 3। 2 कहाँ मिल गए? बीच में। तो 2 यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में मिले तो 2 सेकंड क्वाड्रेंट में भी मिलेगा, 2 थर्ड और फोर्थ में भी मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 क्वाड्रेंट वाले 8 और 2 हो गए ये डायमीटर वो 90-90 वाले, तो टोटल 10। कितने ब्राइट मिले? तो टोटल ब्राइट पॉइंट या टोटल पॉइंट वेयर इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव is 10. Total point where interference is constructive is 10. ये 10 पॉइंट ऐसे मिल गए जहां इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा। तो सर आप क्या सिखा रहे हो? अरे यार यही क्वेश्चन आईआईटी पूछा है, फिर पूछे तो बना दो। सिंपल सा लॉजिक है कि हमें पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस पे फोकस करना है इंटरफेरेंस ढूंढने में। वेव ऑप्टिक्स इसी पॉइंट पे शुरू होता है, इसी पॉइंट पे खत्म होता है यदि हम इसे सीख जाए। पाथ डिफरेंस का ही गेम है, यदि वो आपको आंखों से दिखे, यदि आप उसके वैल्यू को फील करें तो कोई मुश्किल नहीं है, चाहे कैसा भी सिचुएशन होगा आप काम कर लेंगे। जबकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये लीक से हट के है, क्योंकि जो आता है वो शुरू होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये जस्ट पूछा गया आईटी का क्वेश्चन। तो आप हर एक के लिए तैयार रहो, या तो स्टैंडर्ड होगा या रैंडम कुछ होगा, कुछ भी होगा तो काम एक ही करना है। एक बार इसे अब समझो, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये 5 स्टार आइडिया, पूरा इसी के आसपास या 7 स्टार कर देना, पूरा कहानी इसी के आसपास चैप्टर में आता है। पहले तो ये समझो कि इनफाइनाइट से कोई रेज आ रही है तो उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट, ओके। और यहां पर सामने एक बोर्ड है, ओपेक प्लेट, और उस प्लेट पर ये वेव पहुंच रहा है। तो प्लेट पर जो वेव पहुंचेगा तो वो तो एक प्लेन वेव फ्रंट ही पहुंचेगा ना। क्या पहुंचेगा प्लेट पे? प्लेन वेव फ्रंट। हमने क्या किया, इस पे 2 स्लिट बनाई। स्लिट का मतलब होता है जैसे ये स्क्रीन है ना, चाकू लेके गए और उसमें वर्टिकल लाइन छेद बना दिया, वर्टिकल, तो कट मार्क देके वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे, दैट इज स्लिट। लेकिन अभी फिलहाल 3D में नहीं हूं, तो यहां मैंने एक इसे कह दिया स्लिट S1 और दूसरा कह दिया इसे S2। अब आप मुझे ये बताओ, ये दोनों S1 S2 एक ही वेव फ्रंट पे लिए गए पॉइंट हैं, सेम फेज वाले पॉइंट हुए, और ये कोहेरेंट होंगे क्योंकि एक ही सोर्स से 2 बनाए गए। और आपको पता है ना, पिछले टर्न पे कहा कि कोहेरेंट सोर्स या तो वेव फ्रंट बांट के बन सकते हैं या फिर एम्पलीट्यूड। तो देखो वेव फ्रंट बढ़ गया, 2 सोर्स बन गए। सामने एक स्क्रीन ले लिया, अब यहां स्क्रीन का
और ये जो S1 S2 के बीच में मिड पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर ये लाइन खींचा, ये ऊपर d/2 और नीचे भी d/2 डिस्टेंस स्लिट का। मुझे ये बताओ जब ये रेज सेंटर पे आएगा, अच्छा ये जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, S1 जो वेव फ्रंट पे लिया गया पॉइंट है उससे क्या किसी एक डायरेक्शन में वेव निकलेगी या सारे डायरेक्शन में? इसका मतलब है यहां से वेव निकल रहा हुआ आप सारे डायरेक्शन में देखोगे, और यहां से भी जो वेव निकलेगा वो भी सारे डायरेक्शन में देखोगे। तो स्क्रीन का कोई भी पॉइंट चुनोगे तो वहां कहां कहां से वेव आता दिखेगा, S1 से भी और S2 से भी। और यदि दो वेव आए हैं तो उनमें फेज डिफरेंस हम देखेंगे, यदि वो पाई का इवन मल्टीपल है तो वहां एम्पलीट्यूड ए और ए मिलके 2a हो जाएगा, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। तो स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां इंटेंसिटी किसी S1 या S2 के इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में 4 गुना हो जाएगा, और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होंगे जहां इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो क्या एनर्जी लॉस हो गया? तो इंटरफेरेंस में एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ पॉइंट्स स्पेस में एनर्जी बढ़ जाता है और कुछ पॉइंट्स पे स्पेस में एनर्जी कम हो जाता है। एक स्टेटमेंट आता है कि इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताइए सेंटर पे क्या होने वाला है, कौन सा रास्ता ठीक लग रहा है आपको, बड़ा या छोटा? सेंटर पे आने वाले दोनों रास्ते एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? चेक करो, सेम। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया, 0। डेल्टा एक्स 0 हो गया तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि यदि ये एम्पलीट्यूड ए होता और यहाँ भी एम्पलीट्यूड ए होता तो ये a+a क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड 2a। यदि यहाँ इंटेंसिटी आई होता, यहाँ भी इंटेंसिटी आई होता, यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाता, 2i या 4i। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते ब्राइट नॉट, इसे नाम देते सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल किसका सेंटर, स्क्रीन का सेंट्रल ब्राइट। सेंटर पे ब्राइट बना क्यों, क्योंकि S1 S2 सेम फेज में थे, वहां से जो वेव आया उनके लेंथ में भी, रास्ते के लंबाई में भी कोई अंतर नहीं आया, तो ये सेंट्रल ब्राइट। एक एनालिसिस तो यहाँ कंप्लीट। अब यदि मैं जनरल एनालिसिस करूंगा तो जनरल एनालिसिस के लिए फिर से स्क्रीन पे कोई पॉइंट चुनना पड़ेगा मुझे रैंडम, और उसका पोजीशन बताने का फिर बहुत आसान तरीका है थीटा एंगल पर। तो मैं पेज चेंज करता हूं। यदि आपने ये समझ लिया कि ये हो गया S1 S2 कोहेरेंट सोर्स, और यहाँ स्क्रीन पर आपने थीटा एंगल पर एक पॉइंट ले लिया, कह दिया P, और वहां दोनों से वेव आते देखो, एक S1 से और एक S2 से। आप यदि यहाँ वेव आते देख रहे हो तो अब मुझे बताओ क्या दोनों के रास्ते एक जैसे हैं? यदि एक जैसे नहीं है और आपने ये लिया हुआ है थीटा एंगल पे, तो ये भी देखोगे तो थीटा दिखेगा। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये लेंथ जो होगा यही लेंथ क्या करने वाला है, पाथ डिफरेंस देने वाला है। आगे का लेंथ तो एक ही जैसा है, ये चेक करो ना, इतना लेंथ ये और ये, जितना लेंथ इस तरफ उतना ही लेंथ इस तरफ। अंतर कितना आया है, केवल इतने पार्ट में अंतर आ रहा है जिसे आप डेल्टा एक्स कह रहे हैं। ये थीटा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ हो जाएगा थीटा। ये लेंथ कितना दिया गया था d, तो साइन थीटा कितना दिखने लगा, ये रेस तो आते देखा आपने, लेमडा वेवलेंथ वाला रेस आ रहा है, साइन थीटा हो गया डेल्टा एक्स बाई डी। तो डेल्टा एक्स हमें मिल गया d साइन थीटा। तो
डेल्टा एक्स पी पॉइंट में मिल गया डी साइन थीटा। सेंट्रल ब्राइट को तो ध्यान रख लो, ये y डिस्टेंस पे मैंने p पॉइंट लिया है और स्क्रीन और वो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है d। ये d जो जनरली लेते हैं फार ग्रेटर देन स्मॉल d। स्मॉल d है दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस और कैपिटल D है स्क्रीन से स्लिट के बीच का डिस्टेंस। d को बढ़ा लेते हैं तभी ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है कि पाथ डिफरेंस d sin थीटा। अब सोचो कहां कहां स्क्रीन पर ब्राइट बनेगा, कहां कहां स्क्रीन पर डार्क बनेगा, मुझे ये चाहिए। तो एक काम कर लो ना, फॉर द पोजीशन ऑफ ब्राइट, पोजीशन ऑफ ब्राइट पॉइंट, आपने ये सोचा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा एक्स जो आ रहा है डी साइन थीटा इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2। तो यहां से साइन थीटा आ गया 2n लेम्डा बाई 2d। n बदलते जाओ पोजीशन मिलता जाएगा। फॉर, यहां ध्यान दीजिएगा, if theta is small then sin theta equals to tan theta। थीटा यदि स्मॉल है तो क्या ये कर सकते हैं? साइन थीटा का वैल्यू बताओ। 2n लेम्डा बाई 2d, n लेम्डा बाई d। और tan थीटा बताओ, y बाई d। तो y का वैल्यू कितना आ गया? n d लेम्डा बाई स्मॉल d। तो अब मैं लिख रहा हूं y ब्राइट। ब्राइट क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जहां बढ़ गया 4 गुना हो गया, वो तो ब्राइट दिखेगा ही। तो ब्राइट बोल रहा हूं क्योंकि लाइट है। साउंड होता तो लाउड, सुनते हैं, और ब्राइट देखते हैं। अब बताओ y ब्राइट के लिए मैंने n 0 रखा तो 0 हो गया, n 1 रखा तो d लेम्डा बाई d। जैसे ये प्लस में होगा वैसे माइनस में भी तो होगा, जैसे ऊपर y होगा वैसे नीचे भी y होगा। नेक्स्ट बोलो, प्लस माइनस 2d लेम्डा बाई d, प्लस माइनस 3d लेम्डा बाई d, प्लस माइनस 4d लेम्डा बाई d। क्या ये आइडिया समझ में आ गया? चलते चले गए। और जब ये समझ में आ गया ना तो ज्यादा अकल नहीं लगा रहा हूं मैं, y डार्क लिख दे रहा हूं। ये प्लस माइनस डी, पहले दोनों का एवरेज d लेम्डा बाई 2d, प्लस माइनस 5d लेम्डा बाई 2d, प्लस माइनस 7d लेम्डा बाई 2d, प्लस माइनस 9d लेम्डा बाई 2d। ऑड मल्टीपल ऑफ लेम्डा बाई 2 होता था ना पाथ डिफरेंस, उसके साथ d बाई d जोड़ते चलो, मतलब मल्टीप्लाई करते चलो तो बनते चले जाएंगे। तो स्क्रीन पर देखो तो सेंट्रल ब्राइट, उसके बगल में डार्क। ये डार्क क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एम्पलीट्यूड a और a है, तो जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां कितना हो गया? a माइनस a, मिनिमम 0। इंटेंसिटी क्या हो गया? 0। जहां लाइट की इंटेंसिटी 0 है वहां क्या दिखेगा? डार्क। इसीलिए कह रहे हैं डार्क। डार्क के पोजीशन मिल गए आपको। अब देखो हर एक 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क है, 2 ब्राइट के बीच में एक डार्क है। दूसरे वर्डिंग्स में 2 ब्राइट, 2 डार्क के बीच में ब्राइट है, 2 डार्क के बीच में ब्राइट है। सोचो एक गली में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, थोड़ी थोड़ी दूर पे पोल पे बल्ब जल रहे हैं। तो यदि स्ट्रीट का फोटोग्राफ लो
ऊपर से टॉप व्यू, तो लाइट का पैच होगा और फिर अंधेरा और फिर दूसरी जगह लाइट का पैच होगा, तो मतलब ब्राइट डार्क अल्टरनेट दिखेंगे ना। हम क्या कहेंगे, डार्क कितने दूर में बिखरा हुआ है, दो ब्राइट के बीच में, और ब्राइट कितने दूर में बिखरा हुआ है, दो डार्क ढूंढ लेंगे उनके बीच में। सोच लो एक बार, ये जो फील आ रहा है, दो ब्राइट स्पॉट मैक्सिमम, उनके बीच में क्या बिखरा हुआ है, डार्क, और दो डार्क ढूंढ लिया मैक्सिमम, उनके बीच में कौन बिखरा हुआ है, ब्राइट। तो देखो तो दो दो ब्राइट के बीच में डार्क बिखरा होगा तो उनका डिस्टेंस कितना दिख रहा है अगल बगल वाले के, डी लैम्डा बाई डी। हर एक दो के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी लैम्डा बाई डी। और दो डार्क के बीच का डिस्टेंस चेक करो तो किसी भी दो के बीच, तो डी लैम्डा बाई डी। तो ब्राइट जो बिखराव दिख रहा है उसका भी विड्थ है डी लैम्डा बाई डी, और डार्क जो बिखर रहा है उसका भी विड्थ है डी लैम्डा बाई डी। तो हम इसे कह देते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, डी लैम्डा बाई डी। जितने में ब्राइट बिखरा है या जितने में डार्क बिखरा है उसका जो विड्थ है दैट इज फ्रिंज विड्थ। और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं बीटा, ये कन्वेंशन है। फ्रिंज विड्थ यदि कोई कहे तो क्या रखोगे, क्वेश्चन में नंबर कैसे मिलते हैं, पूछ देगा कि स्क्रीन का डिस्टेंस दूर कर दिया, स्क्रीन को दूर ले गए स्लिट से, बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ा, कैपिटल डी कहाँ है, न्यूमरेटर में बढ़ गया। दो बीच के डिस्टेंस डी को बढ़ा दिया, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस, तो देखो कहाँ है, डिनोमिनेटर में, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई। सोचो यदि इस पूरे एपरेटस को पानी में डुबो दिया तो लेमडा बदल गया होगा लेमडा बाय म्यू, लेमडा बाय म्यू हो जाएगा तो बीटा भी बदल जाएगा, बीटा बाय म्यू, फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी। ये समझ में आया आप लोगों के, ध्यान से देखिए। इसे मैं चेंज करूं पेज, अरे रे 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 कहानी ज्यादा लंबी हो गई, अभी के लिए मात्र इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।